तो जितने भी लोग दोस्तों सेमेस्टर 2 में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एक पेपर है ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया होगा, वो अलग की बात है, लेकिन टॉपिक वही है, वैश्विक नागरिक शिक्षा और सतत विकास की शिक्षा। ठीक है, जो कि सेमेस्टर 2 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कंपलसरी पेपर है। चाहे आप बीए, बीकॉम या बीएससी कुछ भी करें, सभी के लिए है। ठीक है, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। तो इससे पहले हम लोगों ने 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस टॉपिक का, और प्रीवियस ईयर के 8 भाग भी अपलोड कर चुके हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, पूछा गया पेपर, उसके 8 भाग और इसके 9 भाग अपलोड कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूट्यूब में भी सर्च मारेंगे इस चैनल का नाम लेकर के तो आ जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करते हैं डेली। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे पारितंत्र के बारे में, इकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग सबको डाल लीजिएगा। अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो नोट करते भी जाइएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता हो। ठीक है, तो मेन हमारा टॉपिक क्या है, इकोलॉजी, पारितंत्र। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं हर बार इंग्लिश को नहीं पढ़ता हूँ, हिंदी को ही मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे तौर से हिंदी को आता है, और हिंदी के ही 95% बच्चे हैं, ठीक है, हमारे इस चैनल से जुड़े हुए। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश को फॉलो कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। पहले इंग्लिश ही आपका, उसके बाद हिंदी में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वायुमंडल की इनमें से किस परत में ओजोन परत शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहीं तक है, यहीं तक आप पढ़िएगा तो आंसर आपको मिल गया होगा। लेकिन आगे जो है ये इन्फॉर्मेशन है, जो अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी रेस को प्रकाशित अल्ट्रा वायलेट रे प्रकाश को अवशोषित करने में जिम्मेदार है। ठीक है, जिसको हम लोग परावैंगनिक किरण बोलते हैं। तो दोस्तों ओजोन परत जो है यह स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा समताप मंडल। और ओजोन का सूत्र होता है O3। यह ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है। इसके ऊपर से सड़े हुए अंडे की गंध आती है। ठीक है, और यह कहाँ पे पाया जाता है, हमारे समताप मंडल में। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में परावैंगनिक किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस पड़ जाता है तो उसको त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को बचाता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, लेकिन अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में छिद्र हो चुका है। अगला है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग विशेष रूप से हम लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी के तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। अब क्यों बढ़ता है, तो बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, बहुत सारा फैक्ट्रीज है, इन सब के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र, सिंपल सी बात है कि समुद्र का पानी बढ़ेगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पे कथन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है। मतलब कि जो हमारा सन से आने वाली एनर्जी है, यह एक नवीकरणीय सोर्स है। इसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, यह कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, बाकी पवन ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है। ये आपका यहाँ पे सही कथन चुनना है। ज्वारीय ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है, गलत है। ये सभी जो हैं गैर पारंपरिक स्रोत हैं। ठीक है, सूर्य ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, पवन ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, सूखा गोबर ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने गलत दे दिया यार। क्वेश्चन है पहला ऑप्शन ए कि ज्वार ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन सोर्स ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन इसके भी है कंजर्वेशन सोर्स ऑफ एनर्जी। पवन ऊर्जा भी कंजर्वेशन सोर्स ऑफ एनर्जी। सूखा गोबर एक पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होता है कभी कभी गलत हो जाता है कि ओजोन परत के क्षरण
ओजोन परत के क्षरण के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए ओजोन परत के बारे में पहला कथन पढ़िए कि ओजोन परत की कमी से मनुष्यों के भीतर त्वचा कैंसर की समस्या पैदा होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, तो ये तो सही है। बी नंबर है कि ओजोन परत की कमी के परिणाम स्वरूप जो है फाइटोप्लांक्टन का कम मात्रा में उत्पादन होता है, बिल्कुल ये भी सही है। अगला है ओजोन परत की कमी स्थलीय पौधों की वृद्धि में बाधा डालती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य विकास क्या है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य विकास क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है स्थानीय पर्यावरण संबंधी मुद्दों को समझाना। ऑप्शन बी है वैश्विक पर्यावरण और पर्यावरण संबंधी मुद्दों को समझाना। ऑप्शन सी है पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपको जहाँ पर भी ये ऑप्शन मिल जाए उपरोक्त सभी, दोस्तों उसमें समझ लीजिएगा कि 90% संभावना है कि यही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम हो और अगर उसमें ऑप्शन दिया हो उपरोक्त सभी, तो आप आंख बंद करके उसमें भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 ईस्वी को। कब? 1973 को। और भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये आया था इससे 1 साल पहले 1972 को आया। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार ने लाई। उसके जस्ट 1 साल बाद ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इसके तहत कैलाश संथल को टाइगर मैन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा आपका जो है टाइगर भी आपका मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन है वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व। दोस्तों वन्य जीव सप्ताह दिवस अक्टूबर का प्रथम सप्ताह जो होता है, इसको वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अगला है हमारा मिट्टी के कणों को बढ़ते आकार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो दोस्तों किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है, देखिए इसका हो जाएगा, पहले होता है क्ले, ठीक है, फिर होता है गाद और फिर होता है रेत, यानी कि मिट्टी फिर गाद फिर रेत। इस प्रकार से आकार में सजाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रत्येक जीव का प्राकृतिक निवास क्या कहलाता है। तो दोस्तों प्रत्येक जीव का प्राकृतिक निवास को हम लोग बोलते हैं हैबिटेट, यानी कि निवास स्थान। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और कभी कभी आपको निवास स्थान ना दे करके हैबिटेट देगा, केवल इंग्लिश में लिखा हुआ। ठीक है, इसलिए इंग्लिश को भी आप लोग लिखते चलिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखने का अवसर मिलेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी को लिखते चलिएगा। मैं कहूँगा कि दोनों भाषाओं का ज्ञान लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगला है उस विशेषता का नाम क्या है जो जीवों को उनके आवास की स्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देती है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग अनुकूलन, अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक, इनमें से कौन सा कारक मतलब कि कारण आमतौर पर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ठीक है, इसको बोलते हैं SBS से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जो है आपका, इसका कारण होता है अपर्याप्त वेंटिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कारण या कारक अक्सर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों खराब वेंटिलेशन और इंडोर वायु गुणवत्ता। ठीक है, मतलब अगर अच्छे वातावरण में नहीं रहिएगा तो आपको जो है ये सिक बिल्ड सिंड्रोम हो सकता है। SBS नाम की जो बीमारी है आपको हो सकता है। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में रहिएगा, नोएडा जैसे शहरों में, तो आपको ये चीज़ें हो सकती हैं, पर्यावरण प्रदूषण जहाँ पे ज़्यादा है। अगला है खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन की
निम्न द्वारा प्राप्त की जाती है। तो खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वनस्पति आवरण का विकास करके। जैसे हमारा धनबाद का एक झरिया सबसे बड़ा है, भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे जो है धनबाद के कोयला खदानों में जहाँ पर भी आपका खनन एरिया है वहाँ पे क्या है आपका, तो ये वाला है कि आपका डेवलपिंग अ वेजिटेशनल कवर, ठीक है, यानी कि वनस्पति वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे दोस्तों ये दिखते हैं आपको? ये आपको दिखते हैं पोल्स में, यानी कि ध्रुवों में और अंटार्कटिका में, ठीक है। अगर आपको पोल्स यहाँ पे डंडा दे दिया है यार, ध्रुव अगर होता तो बहुत अच्छा होता, इसको काट के आप ध्रुव कर लीजिए, ठीक है, ध्रुवों में, ठीक है। तो ध्रुवों में या फिर अंटार्कटिका में, दोस्तों इन एरियाओं में जो है वहाँ पे परावैंगनिक किरणन पहुँच चुका है। मतलब अगर आप वहाँ पे रहिएगा तो आपको त्वचा कैंसर हो जाएगा तुरंत, स्किन कैंसर, ठीक है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के चरण समाप्त होने के बाद निम्न में से किस रसायन ने इसकी जगह ले ली है? तो दोस्तों एक सबमिट हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके तहत CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ज़्यादातर जो है आपका रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, एयर कंडीशनर, ठीक है, और इन सब चीज़ों से निकलता है, और इसका कारण है दोस्तों हमारा ओजोन परत क्षय हो जाता है। और अब अगर इसको बंद कर दिया गया है तो अब दूसरा आ रहा है HCFC, ठीक है, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बस हाइड्रो जोड़ दीजिए, ये आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है। अगला है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब मैंने बताया था कि पृथ्वी का तापमान में बढ़ोतरी होना, पृथ्वी का जितना औसत तापमान है उससे ज़्यादा बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं पृथ्वी के वायुमंडल और उसके महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के वायुमंडल और उसके महासागरों में औसत तापमान में वृद्धि हो जाता है, ठीक है। अगला है हमारा पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। तो पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखिए पहला है हमारा कि यह हमेशा एक स्वस्थ पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, पर्यावरण की विशेषता है, बिल्कुल, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है यह जो है जैविक और अजैविक तत्वों का संयोजन है। मतलब हमारी पृथ्वी में पर्यावरण में जो है जीवन पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता है, ऐसे बहुत सारे जीव हैं, ठीक है, बहुत सारे वस्तुएं हैं। अगला है यह अजैविक यानी कि जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, और जैविक जिनमें जीवन पाया जाता है, घटकों के बीच परस्पर क्रिया और कार्यात्मक संबंधों पर आधारित है। तो बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। और जैसा कि मैंने बताया है कि जहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन दिख जाए उसको आंख बंद करके छू लीजिएगा, बस भाई कि ढप्पा, ठीक है। हाइड एंड सीक खेलें, लुका छुपी। अगला है यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए दोस्तों यूनिसेफ जो है एक विश्व स्तर की संस्था है, और आपने नाम सुना होगा कि यूनेस्को एक तरह से सुने हैं, बस सोच लीजिए कि उसी टाइप से कुछ एक संस्था है, ठीक है, यूनिसेफ। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है यार, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे हम लोग मनाते हैं ना 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, इसी की जयंती है 5 जून को, इसी को स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी परावैंगनिक किरणें अधिक खतरनाक हैं? तो दोस्तों UV, अल्ट्रावायलेट रेस, C, ठीक है, ABCD इस तरह से आपको दे दिया जाएगा, तो आपको मारना है C, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे C जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है परावैंगनिक किरणों की, C प्रकार की परावैंगनिक किरणें सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। और एक बार देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परावैंगनिक किरणें अधिक खतरनाक है? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेस इज मोर डेंजरियस? अगला है हमारा क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस नहीं है। आज देखिए काफ़ी लंबा वीडियो रहेगा यह वाला, तो आप लोगों ने तो पहले ही देख लिया होगा कितना लंबा हमें देखना है। तो जी हाँ, आपका ये वीडियो लंबा चलेगा, तो बैठ जाइएगा आराम से। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें से कौन है जो है पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ाता है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस का प्रवाह नहीं है, यानी कि पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ाता है। दोस्तों, नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि पृथ्वी का तापमान यह नहीं बढ़ाता है। बाकी मीथेन गैस जिसको CH4 बोलते हैं, ओजोन यानी कि O3, ठीक है, सूत्र मैं बता रहा हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये सभी दोस्तों हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ाते हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा कि बर्फ़ जो है पिघल जाएगा, और बर्फ़ पिघलेगा तो फिर क्या होगा कि समुद्र जो है में पानी ज़्यादा हो जाएगा। पानी ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि समुद्र के सटे हुए जितने भी देश हैं उनका कुछ एरिया जो है पानी में डूब जाएगा, और ज़्यादा अगर पानी बढ़ा तो ज़्यादा डूब जाएगा। समझ रहे हैं ना, खतरा कहाँ तक है, प्रत्येक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगला है ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक क्या है। तो दोस्तों, जो हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, इससे एक बहुत खतरनाक गैस निकलता है, इसको बोलते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। लिख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह जो है हमारा हार्ट अटैक का कारण बनता है, ठीक है, ब्रेन डिजीज करने का कारण बनता है, बहुत सारा कारण है। हीमोग्लोबिन में घुल जाता है और सांस लेने में दिक्कत करता है, जिसके कारण हमारा हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। अगला है हमारा ग्रीन हाउस गैस, जिन्हें रेडियोधर्मी सक्रिय गैसें भी कहा जाता है, शामिल है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस जिन्हें रेडियोधर्मी सक्रिय गैसें भी कहा जाता है, इनमें कौन शामिल है। देखिए, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, केवल नाइट्रोजन नहीं लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका, ये सभी शामिल है। किसमें, तो ये आपका रेडियोधर्मी सक्रिय गैसें हैं ये, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CH4 यानी कि मीथेन गैस, फिर आपका N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, और ये सभी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अभी तक देखा कि ये सभी वाले एक भी ऑप्शन गलत हो, नहीं, सब सही हैं। रेयर कभी कभी आ जाता है कि ये सभी ऑप्शन में है लेकिन वह ऑप्शन नहीं होता है, रेयरली। और चलिए यार, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुझे क्या बताऊँ, भूख लग गया है, और इससे पहले भी मैं अपने पहले वाले चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया हूँ, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस मेरा इस में लग रहा है। उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग, ठीक है, BOD, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या इंगित करता है। अगर दोस्तों किसी जल में, किसी पानी में अगर BOD की मात्रा कम है या अधिक है, तो ये क्या बताता है। देखिए, यह बताता है कि प्रदूषण का स्तर क्या है, ठीक है, किसी जल में प्रदूषण का स्तर क्या है। हाई लेवल ऑफ माइक्रोबायल पॉल्यूशन, यानी कि माइक्रोबायल प्रदूषण का उच्च स्तर बताता है, ठीक है। कौन बताता है, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसी से मेजर किया जाता है जल की शुद्धता कि वो तो हाइड्रोमीटर होता है, पानी में कितना प्रदूषण है ये बताता है, ठीक है। और फिर बोलिएगा pH स्केल, तो pH स्केल वो pH मान बताता है कि इसका pH वैल्यू कितना है, अम्ल, क्षार, ये सब बताता है। अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषकों का प्रभाव निर्भर करता है। किस पर प्रभाव निर्भर करता है दोस्तों, ये सभी हो जाएगा, यानी कि प्रसार दर, ऊर्जा जारी करने की क्षमता, और प्रदूषण जमा करने की दर, ये सभी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। या कभी कभी ये सभी ऑल ऑफ द अबव भी लिखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको मैं धीरे धीरे करके कोशिश करूँगा यार कंप्लीट करने का, एक ही वीडियो में कितना डिटेल बनाऊँगा ना, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, इंग्लिश वाला पेपर है, उन सब पे भी टाइम देना है। चलिए, आप लोग वीडियो को रोक रोक करके यहाँ पे इसको आगे नोट करते जाइएगा, जिसको नहीं समझ में आता हो, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि यह नोट करने लायक है मेरे लिए। क्वेश्चन है, रोपित वृक्षों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलें उगाना क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी रोपने वाली फसल है, ठीक है, जिसको भी आप रोपते हैं, रोपने वाली फसल है, इनके बीच की पंक्ति और
फसलें उगाना, ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम लोग तोंगिया प्रणाली, तोंगिया सिस्टम। ठीक है, तोंगिया सिस्टम। अगला है हमारा क्वेश्चन कि नवीकरणीय समाप्ति योग्य प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? नवीकरणीय समाप्ति योग्य प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कोयला है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा भाई, एक बार उपयोग कीजिए ख़त्म। पेट्रोलियम एक बार उपयोग कीजिए ख़त्म। मिट्टी का तेल एक बार उपयोग कीजिए ख़त्म। लेकिन आपका बायोमास जो है, इसको कितना भी उपयोग कीजिए ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन यानी कि आपका वैसा रिसोर्स जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सीधी धूप में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इनको बोला जाता है हेलियोफाइट्स। ठीक है, क्या बोला जाता है? हेलियोफाइट्स। और कुछ पौधे होते हैं जो कि बिना मिट्टी के उग जाते हैं, केवल पानी में, उसको बोला जाता है हाइड्रोफाइट्स। कुछ पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं, उनको बोला जाता है जीरोफाइट्स। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास? दोस्तों यह ठंडे कंट्रीज़ में कहा जाता है, कोल्ड कंट्रीज़ में, ठंडे देशों में। जैसे ठंडे देश, जितने भी ठंडे देश, आइसलैंड है, आइसलैंड का नाम सुने हैं ना? ठीक है, उसके बाद कनाडा हो गया, रसिया हो गया, बहुत सारा कंट्री है यार, जितने भी आपका अंटार्कटिका साइड के हैं, सब ठंडा देश है। स्विट्ज़रलैंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है पारिस्थितिकी, इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। और ये जो शब्द है इकोलॉजी, इसको सबसे पहले टॉन्सले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द वास्तविक में किसने गढ़ा? तो यहाँ पे टॉन्सले ना दे करके दूसरा ऑप्शन दिया है राइटर। ठीक है, राइटर। अगर राइटर ना रहे तो टॉन्सले आपको मिल जाएगा, टॉन्सले। अगला है हमारा किसी प्रजाति की आबादी, किसी प्रजाति की आबादी की उसके निवास स्थान के भीतर प्रचुरता को क्या कहा जाता है? प्रचुरता मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्षेत्रीय घनत्व, यानी कि रीजनल डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी का मतलब भी होता है कि एक स्थान में रहने वाले जीवों की अधिकतम संख्या। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि सीनियोलॉजी अध्ययन है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ठीक है, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, उसी तरह से सीनियोलॉजी किसका पालन है या किसका अध्ययन है? सॉरी, द स्टडी ऑफ सेल्स, उसी तरह से है आपका कि द स्टडी ऑफ सीनियोलॉजी। तो दोस्तों सिंकोलॉजी जो है किसी स्थान में पर्यावरण के संबंध में जैविक समुदाय का अध्ययन करना है। ठीक है, और ये जनरली कौन लोग अध्ययन करता है? तो दोस्तों इसमें जो है 90% कैंडिडेट वैसे होते हैं जो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जैसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज़ हो गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया। उन सब के जो स्टूडेंट हैं, जिसमें आपका बायोलॉजी हो गया, पर्यावरण हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इन सब में जब पीएचडी करता है तब इनको स्टडी के लिए यहाँ पे जाना होता है। सोचिए कितना मज़ा है ना, घूम घूम के पढ़ो यार। लेकिन ऐसे ही नहीं रे भाई, बूढ़ा जाता है बूढ़ा नहीं मतलब कितना 25+ हो जाते हैं तभी जाते हैं। और वो जो है ना सब लखपति तो भूलिए जाइए, करोड़पति और अरबपति बाप के बेटा और बेटी लोग होता है। ठीक है, आम आदमी यहाँ पे एक बस में घूमने के लिए हालत ख़राब हो जाता है उसका ना। हमारा भारत क्या कीजिएगा, सब चलता है। अगला है जब जनसंख्या वहन क्षमता तक पहुंच जाती है। कोई बात नहीं, अगर स्ट्रांग विल पावर है और अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो भले आप ना सही, लेकिन आप क्यों नहीं यार, आप भी जा सकते हैं और घूम सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है जब जनसंख्या वहन क्षमता तक पहुंच जाती है। ठीक है, यानी कि व्हेन पॉपुलेशन रीच्ड कैरिंग कैपेसिटी। तो दोस्तों जब जनसंख्या जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाती है वहन क्षमता तक, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मृत्यु दर बराबर जन्म दर। ठीक है,
जब मृत्यु दर और जन्म दर बराबर हो जाती है तो इसी को बोला जाता है वहन क्षमता। आगे देख लेते हैं। तो हमारे भारत जो हमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है लेकिन सॉरी जन्म दर बहुत ज़्यादा है लेकिन मृत्यु दर बहुत कम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लैंकटन प्लैंकटन क्या है। तो दोस्तों यह तैरते हुए सूक्ष्म पौधे और जानवर हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है प्लैंकटन। फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में मृतोपजीवी होते हैं। खाद्य श्रृंखला में मृतोपजीवी। ठीक है। इन अ फूड चेन द एक मिनट रुकिएगा यार, अब मुझे ना जाना पड़ेगा। 10 मिनट के अंदर अगर कंप्लीट होगा तो ठीक, नहीं तो फिर मैं खाने के लिए चलिए मुझे पहले ही खा के बैठना चाहिए। 161 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में मृतोपजीवी जीव होते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में क्वेश्चन है कि इन फूड चेन द सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म आर। तो खाद्य श्रृंखला में जो मृतोपजीवी हैं यानी कि जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, वैसे जीव जो मृत पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं उसी को बोला जाता है मृतोपजीवी। ठीक है, इसको अपघटक बोला जाता है। उदाहरण दीजिए, हमें नहीं समझ में आया तो उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए ये खुखड़ी। खुखड़ी मतलब समझते हैं? इसको क्या समझाएं यार, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? कुकुरमुत्ता, उसको मशरूम। हाँ मशरूम, वो जो मशरूम होता है ये इसका एक एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, हम लोग खुखड़ी बोलते हैं, खुखड़ी। और ये जो आप लोग मशरूम कल्टीवेशन करते हैं, मशरूम कल्टीवेशन, ये तो एक एग्रीकल्चर के रूप में बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से। ठीक है, ग्रो कर रहा है। अगला है अम्ल वर्षा क्या है। एसिड रेन इज। तो दोस्तों अम्ल वर्षा है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा में उपस्थिति। ठीक है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा में उपस्थिति, इसी को बोला जाता है अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा के कारण दोस्तों ये जो ताजमहल है हमारा, उसका कलर भी आजकल उड़ने को देखने को मिल रहा है कि उड़ रहा है कलर। ठीक है, अगला है समुद्र के किनारे उगने वाले पौधे इसके लक्षण दर्शाते हैं। तो किसके लक्षण दर्शाते हैं दोस्तों? जितने भी पौधे हैं समुद्र में उगने वाले उनको हेलियोफाइट्स बोला जाता है। ठीक है, हेलियोफाइट्स के लक्षण दर्शाते हैं और विशेष रूप से मैंग्रोव वन के क्षेत्र में जो आते हैं। अगला है हमारा हमेशा शिकारियों की तुलना में शिकार की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संख्याओं का पिरामिड। ठीक है, अब हम लोग का जस्ट ही नया यूनिट आने वाला है, न्यू यूनिट। क्वेश्चन है ट्रॉफिक स्तर का निर्माण होता है। दोस्तों ट्रॉफिक स्तर यानी कि हम लोग हिंदी में बोलेंगे पोषी स्तर। फूड चेन से क्वेश्चन है, पोषी स्तर। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्मेट बाय। तो यह शुरू होता है अपघटक से यानी कि खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीव से। अभी मैंने बताया था खाद्य श्रृंखला फूड चेन। ठीक है, और शुरू होता है अपघटक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों का निर्माण होता है, किससे होता है? तो बायोस्फीयर से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे यूनिट हमारा शुरू हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ब्रीफ ओवरव्यू। तो चलिए सतत विकास का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिट 9 अंतिम यूनिट है। पहला क्वेश्चन है सतत विकास क्या है। ठीक है, तो मैं इसको एकदम सरल भाषा में बताता हूँ कि ऐसा विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमारा वर्तमान पीढ़ी को लाभ हो और हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान ना हो, इसी को बोलेंगे सतत विकास। ठीक है, मतलब ऐसा विकास जिसमें हम लाभ उठा पाएँ और हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई खतरा ना हो, इसी को बोलते हैं सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाकी आप लोग ये इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो दोस्तों यह जो है 1980 के समय में पूरी तरह से फैल गया, लेकिन फैला नहीं था, अभी फैल रहा है जब इसको पढ़ाई के थ्रू लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग किस वर्ष
शुरू किया गया? दोस्तों यह शुरू किया गया था आपका 1992 में, 1992 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और अस्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा SDG 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। अगला है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का लक्ष्य क्या है? अभी जो पढ़े ना SDG 6, इसका लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका एम है कि सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और अस्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र आयोग एजेंडा 21 और पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग। ठीक है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? देखिए दोस्तों, यह जो है 21 प्रकार के मुद्दे इस पे रखे गए हैं। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी स्वैच्छिक रूप से कार्यान्वयन कार्य समिति है। और अगर पूछ लिया जाए कि SDG में कितने प्रकार के लक्ष्य रखे गए हैं, दोस्तों सतत विकास में जो है टोटल आपके 17 गोल रखे गए हैं, 17 गो लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। अगला है हमारा, सामाजिक आर्थिक एवं पारिस्थितिकी समता प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्त है। सामाजिक आर्थिक एवं पारिस्थितिकी समता प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो सतत विकास है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी दिए गए वातावरण द्वारा समर्थित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं हम लोग पर्यावरण प्रतिरोध, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ठीक है। अगला है हमारा, एजेंडा 21 कितनी सहमति है में कितनी सहमति है? दोस्तों इसमें 5 प्रकार की सहमतियाँ रखी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रूनलैंड अब कमीशन से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे कि भविष्य की पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता से समझौता किए बिना, ठीक है, वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना डैश के द्वारा दिया गया है। तो किस के द्वारा दिया गया है? दोस्तों ब्रूनलैंड कमीशन में एक कमेटी बैठी थी, मीटिंग, उसी के तहत यह दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिस पर 2001 में हस्ताक्षर किए गए और यह निम्नलिखित से प्रभावी है। तो यह किससे प्रभावी है? 2004 से प्रभावी है। ठीक है, कब से? 2004 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बेसल कन्वेंशन संबंधित है, किससे संबंधित है बेसल कन्वेंशन? राइट आंसर हो जाएगा खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पर आवाजाही और उनका निपटान से। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है कि यूनिसेड स्टैंडर्ड फॉर, तो यूनिसेड का फुल फॉर्म बताना है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास के मापदंडों में शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा एंटर और एंट्रा जनरेशन इक्विलिटी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मात्र बचे हैं और हमारा क्वेश्चन है कि यदि सतत विकास, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा इसमें, यदि सतत विकास के 3 स्तंभों में केवल 2 ही हासिल कर पाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर आप 2 ही हासिल कर पाएंगे तो सामाजिक स्थिरता और ये हो जाएगा न्याय संगत। ठीक है, अगर आप सामाजिक और पर्यावरण स्थिरता हासिल कर पाते हैं तो यह हो जाएगा सहनीय। अगर आप आर्थिक और पर्यावरण हासिल करते हैं तो यह हो जाएगा व्यवहार्यता। अब बोलिएगा ये क्या है? तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, आप मैथ जैसा बता रहे हैं। देखिए, सामाजिक जो सतत विकास है इसके 3 गो स्तंभ है। मान लीजिए ये सतत विकास का घर है, ठीक है, ये घर है और यहाँ पे आपके ये 3 गो पिलर है। कितना स्तंभ? 3 गो स्तंभ है। ये इसको मैं घर बना देता हूँ, ये
स्तंभ है। ठीक है, पहले वाले पिलर का नाम दे, यहाँ पे नाम लिखिए इसका सतत विकास, क्या लिखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका नाम लिख दीजिए। यहाँ पे लिखिए पहला एक सामाजिक, दूसरा एक लिखिए पर्यावरण, और तीसरा एक लिखिए आर्थिक। ये तीन इसके स्तंभ है। सतत विकास के कितने स्तंभ हैं, कई गो पिलर है, घर बनाते हैं तो पिलर देते हैं ना, बीम दे के घर बनाएंगे नहीं, तो ये तीन गो बीम दिया गया है, एगो पर्यावरण का, एगो सामाजिक का, और एगो आर्थिक का। ठीक है, इसमें से अगर आप किसी दो को प्राप्त करते हैं तो क्या बनेगा वो अब आप देख लीजिए। ठीक है, अगला है हमारा बेसल सम्मेलन कब से प्रभावी हुआ। तो दोस्तों बेसल सम्मेलन जो है 1992 से प्रभावी हुआ, फॉलो किया गया। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक समता, समानता निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानवीय गतिविधि को क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनाती है। कौन बनाती है, तो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाती है। अंतिम क्वेश्चन आज का, और इतना लंबा वीडियो बनाते बनाते मेरा भी हालत ख़राब हो गया। फिर भी ज़्यादा लंबा तो नहीं है, 30 मिनट का है, फिर भी क्योंकि मैं भूखा हूँ काफ़ी देर से। सतत विकास की दिशा में पहला कदम कहाँ उठाया गया, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में उठाया गया। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करता हूँ। पीडीएफ पूरा का पूरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके घर में सबको आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। बाकी आज हमारा कंप्लीट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 10 गो पूरा का भाग बन गया है। इसका प्लेलिस्ट मैं अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, और 8 भाग जो हैं इसके आपके मैंने दे दिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कुल मिला के 18 भाग हो गए हैं। अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि छूटेगा, 90% क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 10% अगर छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं। और अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा सब्जेक्टिव लाने का 1-2 सप्ताह के अंदर। ठीक है, थैंक यू, बाय।